हेलो दोस्तों, जय श्री श्याम। देखिए, हम अपना हिस्ट्री का पार्ट 2 शुरू करने वाले हैं, यूरोप में राष्ट्रवाद, जिसमें हमारा था महत्वपूर्ण शब्दावली। यानी हम आपको समझा रहे हैं इम्पॉर्टेंट वर्ड जो एसएसटी के 10th क्लास के चैप्टर में यूज़ किए गए हैं। ठीक है, तो पहला शब्द है हमारा कुलीन वर्ग, यानी ये ज़मीन के मालिक व यूरोपीय महाद्वीप का सबसे शक्तिशाली वर्ग था। दोबारा समझ लीजिए कि ये ज़मीन के मालिक और यूरोपीय शक्ति का सबसे शक्तिशाली वर्ग था। कुलीन वर्ग, धनी वर्ग, अमीर वर्ग कह सकते हैं। एक ऐसी सरकार, अब हम दूसरा पढ़ रहे हैं निरंकुशी। मैं आपको बता चुका हूँ जब मैंने आपको बेसिक समझाया था शुरुआत में कि एक ऐसी सरकार या शासन व्यवस्था जिसकी सत्ता पर किसी का कोई अंकुश ना हो, यानी कोई रोक टोक ना हो, ऐसी शासन व्यवस्था निरंकुशवाद कहलाती है और ऐसा राजा निरंकुश राजा कहलाता है। अगला समझते हैं उदारवाद, यानी उदारवाद को इंग्लिश में लिबरलिज्म बोलते हैं बेटा। यह लातिन भाषा या कह सकते हैं लैटिन भाषा के मुख्य शब्द लिबर से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है बेटा स्वतंत्रता। क्या मतलब होता है इसका बेटा? स्वतंत्रता। नए मध्यम वर्ग के लिए उदारवाद का मतलब था कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए आज़ादी हो और कानून के सामने सभी बराबर हो, समानता हो। नया मध्यम वर्ग क्या था बेटा? जो फर्स्ट स्टेट एंड सेकंड स्टेट, यानी आप ये समझिए कि कुल अमीर लोग और राजा से संबंधित लोगों के बीच में कुछ वकील, दार्शनिक, पढ़े लिखे, शिक्षक वर्ग के जो लोग थे, उनका ये मानना था कि आज़ादी चाहिए हर व्यक्ति के लिए और कानून के समक्ष सभी की क्या होनी चाहिए? बराबरी होनी चाहिए। अगला है बेटा शब्द जनमत संग्रह। जनमत संग्रह क्या कहलाता है? एक ऐसा प्रत्यक्ष मतदान, जैसा आज होता है वोटिंग, वो मतलब वोटिंग टाइप में, यानी एक ऐसा प्रत्यक्ष मतदान जिसके द्वारा एक क्षेत्र की सारी जनता किसी लॉ को या किसी कानून को स्वीकार करे या अस्वीकार करे, उसके लिए उनसे वोट कराया जाता है कि आप, हम कानून बनाने वाले हैं, आप उसके पक्ष में है या विपक्ष में है। रूढ़िवाद। रूढ़िवाद क्या होता है? अगर आप इस डेफिनेशन को समझें तो थोड़ा कठिन पड़ेगा, मैं आपको शॉर्ट में बता दूं। यानी रूढ़िवाद में ऐसे लोग होते हैं या रूढ़िवादी सोच वाले ऐसे लोग होते हैं जो पुरानी परंपराओं को, पुराने रीति रिवाजों को और पुराने संस्थानों को, जब मंदिर है या कोई मठ बनाए गए हैं, उनको बदलाव नहीं चाहते, उनको बदलना नहीं चाहते, ना पूरे पुराने रीति रिवाजों में कोई भी फेरबदल चाहते हैं। समझते हैं? तो एक ऐसा राजनीतिक दर्शन जो परंपरा, स्थापित संस्थानों और पौराणिक परंपराओं और रिवाजों पर बल देता है कि यही चलना चाहिए। जैसे सती प्रथा, हम ये नहीं कहेंगे पुराने रीति रिवाजों को बदलो, लेकिन धीरे धीरे समय के अनुसार उसमें कुछ तो बदलाव जरूरी है। सती प्रथा बदल गया है ना, बाल विवाह बदला, तो ये पुरानी परंपराओं वाले सोच के लोग हैं। अगला है बेटा यूटोपिया। यूटोपिया शब्द किससे बना है? वो यूटोपिया शब्द क्या है? कल्पनादर्श से बना नहीं है। ये वो बात है जो मैंने आपको चैप्टर शुरू करते हुए समझाया था कि 1848 में फ्रेडरिक सोरियो ने 4 चित्रों की एक श्रृंखला बनाई थी, जिसमें अपने कल्पनाओं का संसार रचा था, जो कि असंभव है। उसके समय के अनुसार इस चित्र को बनाया गया था, जो चित्र उस समय के अनुसार वो बात बिल्कुल असंभव लग रही थी। क्यों लग रही थी? क्योंकि राजा को हटाना, राजतंत्र खत्म करना, आज 2 शब्दों में लग रहा है राजतंत्र, लोकतंत्र, लेकिन ये बहुत बड़ा काम है। तो एक ऐसे समाज की कल्पना करना जो इतना आदर्श है कि उसका साकार होना लगभग असंभव है। यानी कल्पनादर्शी यूटोपिया का मतलब हुआ कि एक ऐसे समाज का चित्र बनाना कल्पना के आधार पर, जिसके बारे में सोचना कि ये साकार होगा, ये बिल्कुल असंभव है। चलिए, नारीवाद। सरल है, नारीवाद यानी स्त्री पुरुष को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक समानता की सोच के आधार पर महिलाओं के अधिकारों और हितों का बोध नारीवाद है। मैं थोड़ा सा ज़्यादा बता दिया, मतलब टिक लगा दिया कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समानता, इसको ध्यान रखिएगा, इसी पर समझना है इसे कि नारीवाद क्या होता है। स्त्री व पुरुष को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समानता, यानी उसे, स्त्री पुरुष को दोनों को सामाजिक समानता मिले, आर्थिक समानता होनी चाहिए
राजनीतिक समानता होनी चाहिए, उसके आधार पर महिलाओं के अधिकारों के बारे में जानकारी और हितों के बारे में बताना या हितों को बढ़ावा देना ही क्या कहलाता है? नारीवाद। बताइए समझ में आया कि नहीं? और इजी कर देते हैं, यानी पुरुषों के बराबर अधिकार देना ही क्या कहलाता है? नारीवाद। अब आता है जुकर्स। जुकर्स क्या है? प्रजा की एक सामाजिक श्रेणी का नाम है जिसमें बड़े बड़े जमींदार थे। ऐसा समझ लीजिए जमींदार जो थे, जमींदार वर्ग जो था प्रसा में, यानी प्रसा के जमींदार वर्ग को जुकर्स कहा जाता है। अब आता है जोलवेरन। ये मैं बता नहीं पाया, आपको दोबारा बता देता हूँ, वो बता नहीं पाया, इसको बताया। तो जोलवेरन क्या था बेटा? एक जर्मन शुल्क संघ था, यानी जर्मन जो कि जर्मन में था, और इसीलिए ये जर्मन शुल्क संघ के नाम से है, क्योंकि वहाँ पर जर्मन में ये टैक्स लेने का काम करता थी संस्था। इसमें विभिन्न राज्यों के बीच शुल्क अवरोधों को समाप्त कर दिया गया और मुद्राओं की संख्या 2 कर दी, जो पहले 20 से भी अधिक थी। यह संघ जर्मनी के आर्थिक एकीकरण का प्रतीक था। तो मैंने क्या कहा था? जर्मन राज्य शामिल थे और यह संघ 1834 में प्रसा के जोड़ देने पर यह स्थापित हुआ। ये का बात है पहले, लेकिन जैसे नेपोलियन की बात आई थी तो मैंने आपको बताया था नेपोलियन के बाद इसने थोड़ा सा बदलाव किया, यानी वो तो हार ही गया, 1815 में निकल गया, लेकिन उसके बाद इसमें क्या परिवर्तन आया कि विभिन्न राज्यों के बीच जो शुल्क थे, टैक्स थे, उन्हें इस संस्था के द्वारा या इस संघ ने बिल्कुल समाप्त कर दिया। और मुद्राओं की संख्या जो नेपोलियन ने की थी वही स्थिति यहाँ पर आई है। नेपोलियन ने जो किया था वही, यानी यहाँ पर मुद्राओं की संख्या अधिक थी, उसे 2 पर ला दिया, या कह सकते हैं 2 कर दी। तो ये क्या था? आर्थिक एकीकरण का प्रतीक था। क्यों था? कि अब व्यापारी एक शहर से दूसरे शहर में, एक राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र में, एक राजा के एम्पायर से दूसरे राजा के एम्पायर में जाकर अपना व्यापार कर सकते थे। अगला महत्वपूर्ण व्यक्ति बेटे देखिए, ऑटो वॉन बिस्मार्क। ऑटो वॉन बिस्मार्क, पहले आपको इसको दिखाई देते हैं कौन है। देखिए ये खड़ा है ना, ऑटो वॉन बिस्मार्क। कौन था? सीधा सीधा समझते हैं कि ऑटो वॉन बिस्मार्क एक प्रसाई राजनेता, प्रसाई राजनेता का मतलब बेटा प्रसा का राजनेता, लिख देता हूं, प्रसा का राजनेता और राजनायक था। 19वीं सदी के अंत में जर्मनी के एकीकरण का नेतृत्व करने के लिए इसे जाना जाता है, यानी जर्मनी के एकीकरण में विशेष भूमिका निभाने वाला जो कैरेक्टर था वो था ऑटो वॉन बिस्मार्क। ठीक है जी, ये कहाँ का था? प्रसा का। उन्होंने 1862 से 1890 तक प्रसा के किसके रूप में काम किया? मंत्री के रूप में, और बाद में जर्मन साम्राज्य के पहले चांसलर के रूप में कार्य किया। तो जर्मन चांसलर यानी फर्स्ट जर्मन चांसलर कौन था? ऑटो वॉन बिस्मार्क। पहली बात, जर्मन चांसलर। दूसरा, कहाँ के निवासी थे? प्रसिया के। तीसरा, यानी ये 1862 से 90 तक मंत्री बने रहे। ठीक है, इन्होंने रक्त और लौ की नीति अपनाई। रक्त और लौ मतलब कठोर नीति अपनाई बिस्मार्क ने। ठीक है, जैसे मूवी है ना धर्मवीर, खून का बदला खून। ठीक है, जिसमें सैन्य शक्ति और राजनीतिक यथार्थवाद पर जोर दिया गया, यानी इसने सैन्य शक्ति को बढ़ाया, सैनिक भर्ती की लड़ने के लिए। उन्हें लॉ चांसलर नाम दिया। तो जो सैनिक भर्ती किए गए थे उनको क्या नाम दिया गया? लॉ चांसलर। ठीक है, बता देते हैं। देखिए इसका भी बहुत तगड़ा कैरेक्टर है, सुनिए। जूसेppe मैत्सनी, यह इटली का एक क्रांतिकारी था। पहली बात, इटली का क्रांतिकारी था कौन? जूसेppe मैत्सनी। 1807 को जन्म हुआ कहाँ पर? जेनुआ में। यानी जूसेppe मैत्सनी का जन्म कब हुआ? 1807 को जेनुआ में। वह कार्बोनारी के गुप्त संगठन का सदस्य बन गया। देखिए कोई भी डायरेक्ट आकर के किसी भी आंदोलन में भाग लेने से पहले उसकी गतिविधि को सीखता है। तो छोटे छोटे जो आंदोलन चल रहे थे उसमें से एक संगठन था कार्बोनारी, जो छुप करके बंकरों में रहते थे, छुप छुप कर ये मान लीजिए आंदोलन में भागीदारी निभाते थे। उसका ये क्या बन गया? सदस्य बन गया। 24 वर्ष की अवस्था में लिगुरिया में क्रांति करने के लिए उसे बहिष्कृत कर दिया।
यानी सबसे पहले जूसेफ मेसी ने कहाँ पर क्रांति की? लिगुरिया में, इसलिए उसे देश निकाला कर दिया गया, बाहर कर दिया गया। इसके बाद इसने दो और भूमिगत संगठनों की स्थापना की। देखो, एक संगठन तो हो गया कार्बोनारी, ठीक है, इसके इसमें ये शामिल हुआ तो सदस्य बन गया। फिर लिगुरिया में इसने क्रांति की, जिसके लिए इसे देश से बाहर निकाल दिया गया। अब क्या हुआ है, इसने खुद के दो संगठन बना दिए। पहला था मार्सेई में यंग इटली और दूसरा था बर्न में यंग यूरोप। मार्सेई में यंग इटली और दूसरा था बर्न में यंग यूरोप। समझा देते हैं, मार्सेई में यंग इटली और दूसरा बर्न में यंग यूरोप। तो ध्यान रखिएगा, इटली, ठीक है, यानी मार्सेई में, इनको ध्यान रखना है, यंग इटली और बर्न में यंग यूरोप। जन्म कब हुआ? 1807 में। 24 साल की उम्र में लिगुरिया में क्रांति करने के चक्कर में इन्हें देश से बाहर निकाल दिया गया। ये कार्बोनारी नामक संगठन के क्या बने, यानी जो गुप्त संगठन था उसके क्या बने? सदस्य बने थे। ठीक है बेटा, आगे सुनिए। जिसके सदस्य पोलैंड, फ्रांस, इटली और जर्मन राज्यों में समान विचार रखने वाले युवा थे। यानी ये कह रहा है कि फ्रांस, इटली, जर्मन के जो समान विचार, यानी इनसे मिलते जुलते जिनके विचार थे, वो लोग इसमें जुड़ते चले गए। मैसनी का भरोसा था कि ईश्वर की मर्जी के अनुसार राष्ट्र ही मनुष्यों की प्राकृतिक इकाई थी। यानी वो मानते थे, इसको ध्यान रखिएगा, ऐसे भी कर देता। यानी मैसनी का क्या भरोसा था कि ईश्वर के अनुसार या ईश्वर की मर्जी है, और उन्होंने ही, ये नहीं राजा, ना राजा को बस सोचिए, यानी ईश्वर की मर्जी के अनुसार ही देश जो है उसके लोग ही उसके फर्स्ट, जैसे मंडेला ने कहा था। यानी यहाँ जो मंडेला ने क्या बताया था आपको सेकंड चैप्टर में, कि जो व्यक्ति है वही सबसे बड़ी संपत्ति है देश की। तो ऐसे ही इनका मानना था कि ईश्वर ने जो लोग मनुष्य को बनाया है और जिस देश में वो रहते हैं वही उनकी प्राथमिकता है, वही सबसे मुख्य है। अतः इटली का एकीकरण ही इटली की मुक्ति का आधार हो सकता है। यानी पहले इटली के जो टुकड़े हो रखे हैं, राजाओं ने कर रखे हैं क्षेत्र के आधार पर, बोली के आधार पर, उन सबको मिला करके इटली का क्या करना है? एकीकरण होना चाहिए। उसने राजतंत्र का घोर विरोध किया, तो राजा हटेगा तभी लोकतंत्र आएगा। उसके मॉडल पर जर्मनी, पोलैंड, फ्रांस, स्विट्जरलैंड में भी गुप्त संगठन बने। अब यहां से देखिए, कार्बोनरी गुप्त संगठन में ये पहले जुड़े, अपने दो बनाए, मार्सेई में यंग इटली और दूसरा बर्न में यंग यूरोप। उसके बाद इन्हीं संगठनों के आधार पर जब लोग जुड़ने लगे तो ऐसा ही फिर जर्मनी, पोलैंड, फ्रांस, स्विट्जरलैंड में भी बनने लगे। इसी कारण मेटरनिख ने उसके विषय में कहा, या उनके विषय में कहा, कि हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन है। यानी मेटरनिख उन्हें सबसे बड़ा दुश्मन मानते थे सामाजिक व्यवस्था का। पर हमें इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमें समझना है। अगला व्यक्ति, जो अगला करेक्टर है हमारा, वह काउंट कैमिलो दे कावूर। काउंट कैमिलो दे कावूर, काफी बड़ा नाम है। देखिए, ये व्यक्ति थे, यानी काउंट कैमिलो दे कावूर इटली में प्रमुख मंत्री थे, और ऑटो वॉन बिस्मार्क प्रसा में प्रमुख मंत्री थे, जिसने इटली के प्रदेशों को एकीकृत करने वाले आंदोलन का नेतृत्व किया। मैटरनिख भी, वो मैसनी भी यही सोच रहे थे, कर रहे थे। वैचारिक तौर पर ना तो वे क्रांतिकारी थे और ना ही जनतंत्र में विश्वास रखने वाला, यानी बीच के व्यक्ति थे। ना तो पूरी तरह से ये मानते थे कि क्रांतिकारी के रूप में लड़ने झगड़ने का काम कर रहे हो, आंदोलन पे आंदोलन कर रहे हो, हैं, और ना ही पूरी तरह से जनता पर विश्वास रखते थे। इतावली अभिजात वर्ग के तमाम अमीर और शिक्षित सदस्यों की तरह वे इतावली भाषा से कहीं बेहतर फ्रेंच भाषा बोलते थे। सर ये कहां से आ गया? सुनिए, आपने 9th में पढ़ा होगा कि वंशों में जब बटे हुए थे तो इसमें एक इतावली वर्ग था, इतावली अभिजात वर्ग। यानी इतावली अभिजात वर्ग कुलीन वर्ग से संबंधित था, यानी पैसे वाले वर्ग के लोग थे। इतावली भाषा, देखो इतावली शब्द पर ये मत सोचिए कि इतावली क्या है, कोई अर्थ है इसका, नहीं। इतावली का मतलब है ये एक
कह सकते हैं वर्ग का नाम है। वर्ग, ये इतावली जो थे, ये वर्ग है, ध्यान रखिएगा। तो इसके जो तमाम अमीर लोग हैं और शिक्षित लोग हैं वो उन्हीं की तरह इतावली भाषा भी बोलते थे, लेकिन उससे ज्यादा कहीं बेहतर क्या बोलते थे, फ्रेंच बोलते थे। अतः इटली के सम्राट विक्टर इमैनुअल ने 1852 को सार्डिनिया और पिडमोंट का प्रधानमंत्री बना। यानी इटली के सम्राट विक्टर इमैनुअल ने उसे 1852 को सार्डिनिया पिडमोंट का प्रधानमंत्री बना दिया। अब साहब विक्टर इमैनुअल द्वितीय को आपको याद होगा कि विक्टर इमैनुअल द्वितीय 1861 में, याद आ रहा है कुछ? हाँ, 1861 में कहाँ के सम्राट बने थे इटली के? तो उन्होंने काउंट कैमिलो द कावूर को सार्डिनिया पिडमोंट का क्या बना दिया, प्रधानमंत्री बना दिया। उसने यहाँ पर आर्थिक, शैक्षिक और कृषि के विकास के लिए कार्य किया तथा सेना में सुधार किया। थोड़ा सा यहाँ तक दोबारा समझते हैं। काउंट कैमिलो द कावूर जो था इटली में एक मंत्री था। बाद में, इसे मैं वैसे समझा रहा हूँ, विक्टर इमैनुअल द्वितीय ने, या सम्राट विक्टर इमैनुअल ने उन्होंने काउंट कैमिलो द कावूर को वहां का प्रधानमंत्री बना दिया। ठीक है, वहां पर उन्होंने क्या काम किया, आर्थिक, शैक्षिक, कृषि के विकास, साथ साथ सेना में बहुत सारा सुधार किया, वेतन देने का काम। ठीक है, सबको अलग अलग सेना में, जैसे नौसैनिक, घुड़सवार, ऐसे बदल सबकी बटालियन बना दी। उसके अलावा ये इतावली अभिजात वर्ग से संबंधित थे और इतावली भाषा से ज्यादा कौन सी भाषा अच्छी बोलते थे, फ्रेंच बोलते थे। उसने फ्रांस, सार्डिनिया, पिडमोंट के बीच एक कूटनीति स्थापित की और कूटनीति चालों के कारण इसने इटली की समस्याओं की तरफ यूरोपीय देशों का ध्यान आकर्षित कर दिया। यहाँ यूरोपियन कंट्री थी, अपनी चाल से, अपनी कूटनीति की वजह से यूरोपीय देशों से संबंधित जो छोटे छोटे क्षेत्र थे उनका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर लिया। 6 जून 1861 ईस्वी में उसकी मृत्यु हुई। मृत्यु कब हुई? 6 जून 1861 में। ठीक है, फिर भी अपने उद्देश्य को प्राप्त करने में सफल रहा, जिनके कारण 18 फरवरी 1861 को में इटली की संसद ने विक्टर इमैनुअल को इटली का सम्राट घोषित किया गया तथा इटली का एकीकरण संभव हुआ। ठीक है, और सार्डिनिया पिडमोंट 1859 में ऑस्ट्रेलियाई बलों को हरा पाने में कामयाब हुआ। बताइए समझ में आया कि नहीं? देखो गैरीबॉल्डी, ये रहे गैरीबॉल्डी का जन्म 1807 में नीस में हुआ। गैरीबॉल्डी का जन्म 1807 को नीस में हुआ। वे मछुआरों और व्यापारियों के परिवार से थे। ठीक है, और जिसका प्रभाव यह था कि उनके नाविक के रूप में प्रारंभिक जीवन पर पड़ा। ये सबसे पहले हम ये कह सकते हैं कि वो मछुआरों के परिवार से थे, तो नाविक। ठीक है, और दूसरा व्यापारियों, क्योंकि जब नाविक है तो वो एक देश से दूसरे देश में व्यापार करते थे, तो व्यापारिक परिवार से भी थे। यूसेफ यानी गैरीबॉल्डी 19वीं सदी में इटली के एकीकरण में एक प्रमुख व्यक्ति थे। वे एक सैन्य नेता, देशभक्त और गणतंत्रवादी थे। ठीक है, उन्होंने सिसिली और नेपल्स पर विजय प्राप्त करने के लिए रेड शर्ट्स नामक के गैरीबॉल्डी का जन्म 1807 को नीस में हुआ। वे मछुआरों और व्यापारियों के परिवार से थे। जब मछुआरों और व्यापारियों के परिवार से, तो वो नाविक के रूप में तो उनका जीवन शुरू हुआ। 19वीं सदी में उन्होंने इटली के एकीकरण में, या इटली को एक करने वाले सबसे प्रमुख व्यक्ति थे। उन्हें एक सैन्य नेता भी कह सकते हैं, यानी उन्होंने सेना की भर्ती की, अपनी खुद की सेना बनाई, अपनी खुद की सेना का नाम रखा, उनके लिए वेशभूषा रखी। देशभक्त थे और गणतंत्रवादी थे, जिन्होंने सिसिली और नेपल्स पर, यानी ये दो क्षेत्र हैं, सिसिली और नेपल्स पर विजय पाने के लिए एक सेना की टुकड़ी बनाई, जिसका नाम रखा उन्होंने रेड शर्ट्स के नाम से। और अंत में उन्होंने इटली के साम्राज्य को बनाने में या एकीकृत करने में योगदान दिया। सेना की जो टुकड़ी थी उसने लाल कुर्ती नामक सेना तैयार की। अभी बताया था रेड शर्ट्स, या लाल कुर्ती भी कह सकते हैं, दोनों का एक ही मतलब है। जिसकी सहायता से उन्होंने ऑस्ट्रिया को हराया। बताइए समझ में आया कि नहीं? टूटी हुई बेड़ियां अर्थात आजादी का मिलना। बाज छाप वाला कवच, यानी कवच जिसपे क्या छपा हुआ, बाज, वो जर्मन समुदाय की शक्ति का प्रतीक था। बलूत पत्तियों का मुकुट, यानी मुकुट जिसमें पत्तियां बलूत वृक्ष की हैं, वो किसको दर्शाता है? वीरता को। तलवार, यानी तैयारी हो गई लड़ने की।
और तलवार पर लिपटी हुई जैतून की डाली, वो किसको दर्शा रही है? शांति की चाह। भाई वृक्ष हो गया, तलवार पर में शांति रखो। सुनिए, काला, लाल और सुनहरा रंग का जो झंडा है, 3 रंगों से, वो 1848 में उदारवादी राष्ट्रवादी जो लोग थे, उन्होंने अपना एक झंडा बनाया। ठीक है, यानी देशभक्त जो उदारवादी लोग थे, आजादी चाहने वाले लोग थे, उन्होंने काला, लाल और सुनहरा 3 रंगों से मिलकर के एक झंडा बनाया 1848 में। उस झंडे को जर्मन राज्यों के ड्यूक्स ने, यानी जो जर्मनी के राज्यों में जो ड्यूक्स, ड्यूक्स समझते हो, प्रतिनिधि जो थे, उन्होंने इस पर प्रतिबंध लगा दिया, बैन कर दिया कि आप झंडे को लेकर के मत घूमिए, कोई प्रचार नहीं। जैसे भारत में भी कई बार देखा होगा आपने, 2 बार या 3 बार हमारे झंडे का बदलाव हुआ है। अगला, उगते सूर्य की किरणें। उगते सूर्य की किरणें यानी एक नए युग का सूत्रपात, यानी एक नए युग की शुरुआत। ठीक है, तो टूटी हुई बेड़ियां, आजादी मिलना। बाज छाप वाला कवच, जर्मन समुदाय की शक्ति का प्रतीक। बलूत, वीरता का। तलवार, मुकाबले की तैयारी। तलवार पर लिपटी जैतून की डाली, शांति की चाह। काला, लाल और सुनहरा, यानी 1848 में उदारवादी राष्ट्रवादी बनाया गया एक झंडा, जिसे जर्मन राज्यों के ड्यूक्स ने प्रतिबंधित कर दिया था। और उगते सूर्य की किरणें, नए युग का सूत्रपात है, नया युग प्रारंभ। चलिए, हो एंड हो गया। तो आशा करता हूँ आपको चैप्टर समझ में आया होगा, और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। प्रमोट कीजिए, सपोर्ट कीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू। जय श्री राम।